हेलो गाइस, आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए। प्लीज ऐसे ही अपना सपोर्ट बना के रखिएगा। वहाँ पे अपना हीरो आगे बताता है, डीमन स्टेट अंदर ही अंदर 2 गुटों में बढ़ चुका है। डिवाइन सोन और रॉयल पावर को हासिल करने के लिए वो लोग 1 दशक से पहले अपने स्टेट को वॉर का सामना करने में सक्षम नहीं होंगे अगर वो दूसरा कोई दूत भेजकर तुम पर दबाव डालने की कोशिश करता है। मेरी ये बहुत भयानक स्वॉर्ड आज मैं इस जगह पर छोड़ के जा रहा हूँ। इसका इस्तेमाल करने में घबराना बिल्कुल नहीं। युनफेंग की इस तरह की साहस भरी बातों को सुनकर क्वीन हु कीजिन पर्दे के अंदर से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कहती है, क्या तुम भी दूसरों को अपनी इच्छा के अनुसार झुकाने के लिए ताकत का इस्तेमाल करना चाहते हो? फिर मुझे बताओ, डीमन स्टेट और तुम किस तरह से अलग हुए? इस बात को कहते हुए हु कीजिन अपने हीरो के जस्ट सामने आकर खड़ी हो जाती है, जिसकी सुंदरता को देखने के बाद तो युनफेंग वहाँ पे कुछ कह ही नहीं पा रहा था। वहीं पे दूसरे साइड में हु कीजिन, जो देखने में दोस्तों सच में बहुत ज्यादा हॉट एंड सेक्सी और साथ ही लाजवाब फिगर के साथ अपने हीरो की तरफ आगे बढ़ रही थी। वहाँ पर वो आगे बढ़ते हुए अपने हीरो के क्लोज आकर कहती है, हम में से जो लोग भी ग्रेट पावर के बीच में फंसे हुए हैं, वहाँ के बॉर्डर के आस पास रहते हैं, वे शांति बनाए रखने के लिए आत्मसमर्पण करते हैं, साथ ही कर मैरिज अलायंस और संधियों का ही सहारा ले सकते हैं। तो मुझे बताओ मेरे प्रिय दूत, तुम क्या चाहते हो और क्या नहीं? क्या तुम ये सब चाहते हो? युनफेंग वहाँ पर उससे कहता है, मैं बस यहाँ पर दोस्त बनाना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर हु कीजिन वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, क्या कहा? बस एक दोस्त? युनफेंग वहाँ पे उससे आगे कहता है, मैं इस समाज के अंदर पूरी तरह से शांति बना के रखना चाहता हूँ, परेशानी के समय सभी की मदद करना और साथ ही समान आदान प्रदान करना चाहता हूँ। युनफेंग की इस बात को सुनने के बाद तो वहाँ पे सन्नाटा छा गया था और तभी अचानक से क्वीन हु कीजिन वहाँ पे खिलखिला के फिर वहाँ पर बहुत जोर जोर से अपना पेट पकड़ के हंस रही थी। उसको अपनी हंसी पे बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा था। हु कीजिन को ऐसे हंसते हुए देखकर युनफेंग उससे कहता है, आखिर तुम इस तरह से क्यों हंस रही हो? क्या मैंने कोई मजाक कर दिया यहाँ पे? हु कीजिन वहाँ पे अपने ऊपर कंट्रोल करते हुए कहती है, 1 मिनट लिए रुक जाओ जरा सा, संभाल लेने दो मुझे। तुमने यहाँ पर जो कुछ भी कहा वो मेरे लिए बहुत ज्यादा, मैं यहाँ पर खुद को नहीं संभाल पा रही हूँ। फिर हमें थोड़ी देर बाद दिखाते हैं जहाँ पर बड़ी मुश्किल से क्वीन हु कीजिन ने अपने आप को संभालने की कोशिश करी थी। फिर वहाँ पर युनफेंग की तरफ आगे बढ़ते हुए जो उसकी तलवार रखी थी उसके ऊपर हाथ रखते हुए कहती है, अच्छा तो ठीक है, जब तक तुम अपनी तलवार को थामे रह सकते हो। और ऐसा कहने के साथ में वहाँ पर वो अपनी किसी स्किल को यूज करते हुए अपने आंखों में एक अजीबोगरीब चार्म का इस्तेमाल करते हुए कहती है, ठीक है मेरे दोस्त, स्टार्ट करते हैं। जैसे ही वहाँ पर हु कीजिन ने अपनी स्किल का इस्तेमाल किया था, दूसरे साइड में हमारे एमसी की आंखें भी उसी तरह से चमकने लगती हैं पर्पल कलर में। उसके बाद अपने हीरो के साथ में हु कीजिन ने क्या क्या किया होगा वो तो आप लोग को मालूम ही है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर वो उस पल को याद करते हुए कहता है, प्रॉब्लम तो यही है कि उसने मुझसे झूठ बोला। मैं अगले दिन घर पर लौट आया और अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है वहाँ पर क्या हुआ था और क्यों हुआ। अबे कुछ नहीं होता, ऊपर देख चिड़िया। मुझे सब पता है, मैं ऊपर देखूंगा तो नीचे से चिड़िया उड़ा देगा। ये तो वही वाला सीन हुआ दोस्तों, ऊपर चिड़िया दिखाकर नीचे की चिड़िया उड़ा दी गई। इस बात को सोचते हुए वहाँ पे वो गुस्सा के कहता है, ओफो, इतनी गहरी सोच, मेरे अंदर इतना लॉजिक सोचने की ताकत नहीं है। मुझे उसी पर टिका रहना चाहिए जिसमें मैं सबसे अच्छा हूँ। जिंदगी और मौत के दशकों के संघर्ष ने मेरे अंदर बहुत ज्यादा हिम्मत को पैदा किया है, जो किसी को भी मेरे सामने सच कबूलने पर मजबूर कर देगा। फिर वो उस पल को याद करता है जब वो हु कीजिन के ऊपर अपनी ताकत इस्तेमाल कर रहा था और वहाँ पे वो चिल्ला के कहती है, ठीक है, मैं हु कीजिन फॉक्स सब कुछ कबूल करने के लिए तैयार हूँ, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। अपने इसी ख्याल को सोचते हुए वहाँ पे वो क्रिपी स्माइल देके जोर जोर से हंसने लगता है और साथ ही वहाँ पर खूब जोर से हंसते हुए बड़ी स्पीड में हु कीजिन के किंगडम की तरफ आगे बढ़ रहा था। हमारा सीन शिफ्ट होके कोरम पैलेस के मेन हॉल में आता है, जहाँ पर कोई चिल्ला के कह रहा था, डीमन स्टेट की स्पेशल दूत आ गए हैं। उनके स्वागत के लिए कोरम स्टेट के सैनिकों को खड़ा किया गया था। दूसरी तरफ अपना हीरो चुपके से उस जगह पर पहुंच गया था और इन सब चीजों को होते हुए देखकर मन में हैरान होते हुए कहता है, क्या आज ये दूसरा दूत यहाँ पर कैसे आ गया? युनफेंग वहाँ पे इन सब चीजों को होते हुए देखकर बहुत सारा गुस्साते हुए कहता है, अरे 1 मिनट लिए रुको, आखिर मैं इस तरह से छुप क्यों रहा हूँ? मुझे बस उसके पास जाकर उसका सामना करना चाहिए।
और जो कुछ भी उसने मेरे साथ बाजाबाजी करी थी उसके बारे में पूछना चाहिए। ओफो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है आखिरकार मेरे को क्या करना चाहिए और वहाँ पर जाकर मैं क्या कहूँ। हो किजिन, तुमने मेरे साथ में क्या किया, अब कबूल कर लो। अगर ये कहता हूँ तो कैसा लगेगा? नहीं, क्या ये थोड़ा कठोर नहीं हो गया? यूनफेंग जब वहाँ पर इन सब चीजों के बारे में कह रहा था तभी पीछे से कोई चिल्ला के कहता है, डैडी आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? उस आवाज को सुन के अपना हीरो कहता है, मैं यहाँ पर उस फॉक्स हु केजन का सामना करने आया हूँ। अरे रुको, लेकिन ये क्या, आखिर ये है कौन? उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वहाँ पे वो हैरान होकर पीछे की तरफ पलट के कहता है, तुम कौन हो जो मुझसे सवाल पूछ रही हो? और जब पीछे पलट के देखता है तो वहाँ पर एक छोटी लड़की थी जिसको देखने के बाद में अपने हीरो के वहाँ पसीने आ गए थे क्योंकि जो उसके बाल थे वो अपने हीरो से मैच कर रहे थे। वो लड़की वहाँ पर उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहती है, ये मैं हूँ डैडी। उसकी बात को सुनकर यूनफेंग रिलैक्स होकर कहता है, अच्छा ये तुम हो। दोस्त मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर अपना जो एमसी है यूनफेंग वो ट्यूबलाइट है, इसकी बत्ती थोड़ी देर बाद जलती है। लेकिन जब वो रिलैक्स हो रहा था तभी वहाँ पर उसको याद आता है, आखिर ये है कौन जो मुझे अपना बाप कह रही है? और इस बात को सोचकर उसके पसीने छूटने लगते हैं। घबराते हुए चिल्ला के कहता है, रुको, क्या कह रही हो तुम? क्या तुमने मुझे भी डैडी कहा? यूनफेंग की आवाज को सुनने के बाद जितने भी वहाँ पर सैनिक तैनात थे वहाँ पे चिल्ला के कहते हैं, सभी लोग अटैक के लिए तैयार हो जाओ और सारे लोगों को बता दो साइड हॉल में कोई आया है। उन सैनिकों को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर यूनफेंग घबराते हुए कहता है, अरे नहीं यार, ये अपने आप को दिखाने का बहुत ज्यादा खराब तरीका है। मैं यहाँ पर वॉर शुरू करने नहीं आया हूँ। फिर वहाँ पर यूनफेंग अपनी स्किल को यूज करता है, दोनों हाथों को जोड़कर एनर्जी जनरेट करते हुए एक बहुत पावरफुल स्किल को जनरेट करते हुए कहता है, बैक रन। और जब वो ऐसा कर रहा था तो उसके चारों तरफ वहाँ पे गोल्डन लाइट चमकना स्टार्ट हो गई थी। अपनी उस स्किल को यूज करने के बाद में यूनफेंग हमें उसके बारे में बताता है। बैक रन सुप्रीम स्टेट में एंटर करने के बाद लिंग यूनफेंग के टॉप 10 डिवाइन स्किल में से एक है। ये टाइम और प्लेस को 3 सेकंड पहले वापस ले जा सकता है। पास्ट में उन्होंने इस स्किल का यूज करके अनगिनत पावरफुल एनिमीज को हरा दिया था, फिर भी वो आज ऐसी सिचुएशन में फंस गया है, इसका इस्तेमाल करना पड़ रहा है। उस स्किल का यूज करने के बाद फिर से वो 3 सेकंड पहले पहुंच जाता है जहाँ पर वो लड़की कह रही थी, डैडी ये मैं हूँ। समय को वापस पीछे करने के बाद में यूनफेंग वहाँ पे गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, भगवान का बहुत बहुत शुक्र है, सब कुछ यहाँ पर ठीक हो गया है। यूनफेंग वहाँ पे उस लड़की के सर के ऊपर हाथ फेरते हुए कहता है, छोटी बच्ची, हर आदमी तुम्हारे पापा नहीं होते हैं। तुम्हारे माता पिता कौन है? कोरम पैलेस में इस तरह से भागना खतरनाक है। वो लड़की वहाँ पे यूनफेंग को कहती है, मेरी मॉम एक फॉक्स है और मेरे पापा आप हैं। फिर से अपना हीरो ट्यूबलाइट देर से समझते हुए कहता है, हाँ तुमने सही कहा, वो मैं हूँ। लेकिन जब उसके दिमाग की बत्ती जलती है फिर से बुरी तरह चिल्लाते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? मैं तुम्हारा बाप हूँ। और दोस्तों फिर से एक बार वही सीन दोबारा से रिपीट होता है। सैनिक चिल्ला के कहते हैं, वहाँ देखो कोई है, जाके सैनिकों को बुला लाओ। अपना हीरो एक बार फिर से अपने बाल को पकड़े गुस्साते हुए चिल्ला के कहता है, अरे नहीं यार, इस तरह से मेरा सामने आना बहुत खराब तरीका है। यहाँ मैं वॉर को शुरू करने नहीं आया हूँ। और ऐसा होने के बाद में फिर से अपना हीरो यूनफेंग बैक रन स्किल को एक्टिव कर लेता है और वहाँ पर फिर से दोस्तों 3 सेकंड पीछे समय चला गया था। लेकिन उस स्किल को यूज करने के कारण यूनफेंग वहाँ पे पस्त हो चुका था और वहाँ पे घुटने के बल आ गया था। ये सब होते हुए देखकर वहाँ पे वो घबराते हुए कहता है, ये तो बहुत अचानक से हुआ है। इस बार ऐसा करने में लगभग मेरी पैंट गीली हो चुकी थी। मुझे अब क्या करना चाहिए? मैंने पहले कभी किसी बच्ची से लड़ाई नहीं की है, क्या मैं इसको यहीं पे टपका दूं? फिर वहाँ पे किसी तरह से खड़ा होते हुए उस लड़की की तरफ देख के हंसते हुए कहता है, तुमने मुझे क्या बताया था, तुम्हारी माँ कौन है? वो लड़की वहाँ पे फिर से अपने ट्यूबलाइट की मौज लेते हुए कहती है, हाँ आप मेरे डैड हैं। मुझे पता था कि आप मुझसे मिलने जरूर आएंगे। पूरे 12 साल बीत चुके हैं। मैं हॉल की इस छत पर आपके आने का इंतजार कर रही थी। और ऐसा कहते हुए वहाँ पर वो अपने हाथ में एक डॉल को दिखाती है जिसके बाल हूबहू अपने हीरो की तरह देखने में थे। कल मैंने एक टूटते तारे से विश मांगी थी, ये उम्मीद करते हुए आप यहाँ पर आओगे और एक ग्रेट हीरो की तरह मुझे बचाओगे। वाओ, कितना मजेदार था ये। शूटिंग स्टार ने मेरे को निराश नहीं किया। उस लड़की की बात सुनकर अपने हीरो की आंख भर आई थी और वहाँ पे अपने मन में कहता है, पूरे 12 साल, ऐसा लगता है वो सच कह रही है। एक मासूम बच्चे का सामना करते हुए जो इतने सालों से अपने बाप का इंतजार कर रही थी। लिंग यूनफेंग, ये फीलिंग बहुत ज्यादा गिल्टी वाली है। मुझे पछतावा और परेशानी महसूस हो रही है। और इसी के साथ अपने हीरो के हार्ट में फिर से दोस्तों दर्द होना स्टार्ट हो गया था। साथ ही वहाँ पर वो खूब जोर से रोते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत देर से आया, जल्दी मेरे पास आओ, मेरे गले लग जाओ। वो लड़की अपने हीरो के पास आकर कहती है, पापा प्लीज मम्मी और मेरी मदद करिए,
अब बेटी के मुंह से ऐसा निकला है तो वो कहाँ शांत रहने वाला था। वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है, बताओ मुझे क्या हुआ है यहाँ पे। वो छोटी लड़की अपने हीरो को बताती है, डीमन स्टेट ने यहाँ पर एक दूत को भेजा है। कल उन्होंने अचानक एक लेटर भेजकर मैरिज अलायंस के लिए मांग करी है। वे चाहते हैं कि मैं उनकी तीसरे प्रिंस से शादी कर लूं। अपनी बिटिया रानी के मुंह से इस तरह की बात सुनकर युनफेंग वहाँ पे गुस्साते हुए कहता है, क्या कहा, मैरिज अलायंस? वे कमीने कभी हार नहीं मानेंगे। वे हर साल इसी बारे में सोचते रहते हैं। उन्होंने सोचा होगा जब डिवाइन लैंड ठीक हो रही होगी तो वे फिर से बदमाशी कर सकते हैं। मैं सही हूँ, वे उस फॉक्स के साथ में ऐसा करते थे और अब वे मेरी बेटी को चुराने की कोशिश कर रहे हैं। चलो चलते हैं। फिफ्थ प्रिंस की मैंने गर्दन काटी थी, इसकी मैं छुनिया काट दूंगा। अपने पापा को इतना सीरियस होते हुए देखकर वो लड़की उससे कहती है, लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? युनफेंग वहाँ पे बहुत सीरियस होते हुए कहता है, तुम्हारे पापा उन डीमन कमीनों को आज एक सबक सिखाने जा रहे हैं तुम्हारे लिए। उसकी ये बात सुनकर वो छोटी लड़की बहुत ज्यादा खुश होते हुए उसको जोर से हक करते हुए कहती है, क्या सच में पापा आप ऐसा करने वाले हैं? आप बेस्ट पापा हैं। जब उसकी बेटी इस तरह से हक करती है तो वो उस चीज को महसूस करते हुए मन में कहता है, उसकी तारीफ पाकर मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। चलो ठीक है, तुम मुझे कस के पकड़ो, हम लोग वहाँ जाने वाले हैं। और ये कहते हुए वो अपनी बेटी को गोद में ले लेता है और तुरंत वहाँ पर सुई करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगा था। दूसरे साइड में हमें डीमन स्टेट के दूत को दिखाया जाता है। उसका सर्वेंट हु केजिन के आगे ग्रीट करते हुए कहता है, क्या आपने डीमन स्टेट के सेकंड राजकुमार और कोरम स्टेट की राजकुमारी के बीच शादी के बारे में क्या सोचा है? दूसरे साइड में हु केजिन उन लोग ऐसी बात करते हुए देख रही थी और बहुत अजीब सा मुंह बनाकर कहती है, ऐसा है, बहुत कायदे समझ लो, हमारी बिटिया अभी बहुत छोटी है और ओ की उम्र अभी शादी लायक नहीं होता है, इसीलिए हम इस मामले पर बाद में बातचीत कर सकते हैं। सेकंड प्रिंस का सर्वेंट वहाँ पे वही हाथ जोड़े हुए उनसे कहता है, हमारे मैजेस्टी ने आपके इस मामले पर पहले ही सोच विचार कर लिया है। अब आपको प्रिंसेस को डीमन स्टेट के कैपिटल में भेजना होगा जहाँ उन्हें टॉप क्लास के एजुकेशन मिलेगी और वो सेकंड प्रिंस के साथ में रहकर अपने रिश्ते को मजबूत बनाएंगी। जब वो अपनी शादी होने लायक उम्र पर पहुँच जाएंगी तो हम एक ग्रैंड वेडिंग करेंगे जो पूरी दुनिया में जानी जाएगी। ऐसा होने के बाद कोरम स्टेट डीमन स्टेट के अंदर रहकर मजे ले सकती है और समृद्ध होने लायक होगी। उस सर्वेंट की बात सुनकर हु केजिन सो गई थी, उसको कुछ जवाब तक नहीं देती। थोड़ी देर बाद उससे कहती है, मेरे पास सिर्फ एक बेटी है और अगर वो मुझसे दूर चली जाएगी तो मुझे उसकी बहुत याद आएगी। वो सर्वेंट जो बगल में लबादे पहने हुए इंसान था उसकी तरफ इशारा करते हुए कहता है, हमारे मैजेस्टी ने इस सब चीजों के बारे में सोच लिया है। अगर आप अभी अलग नहीं होना चाहती हैं, तो हमें प्रिंसेस को देखभाल और पालन पोषण करने के लिए एक टीचर को यहाँ बुलवाया है। हु केजिन उससे कहती है, इन सब चीजों के लिए तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन हमें जरूरत नहीं है। मेरा स्टेट एक छोटे एरिया की कंट्री है, लेकिन हमारे पास भी काबिल टीचर हैं। वो सर्वेंट भी वहाँ पर क्वीन के हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, हाँ मुझे इस चीज का भरोसा है, लेकिन क्या आपके पास कोई ऐसा है जो मैजेस्टी द्वारा चुने गए टीचर की तुलना कर सके? जैसे उसने इस बारे में बोला था, दूसरी साइड खड़ा जो लबादे वाला इंसान था वो अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगा था। ऐसा होने के साथ में जो उसका कलर था उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी के कारण वहाँ पर और ज्यादा डार्क होता चला गया था। उसके वहाँ पर एनर्जी रिलीज करने के कारण जस्ट उसके पीछे एक फैंटम अपीयर होने लगा था, जिसको देखकर हु केजिन भी वहाँ पर हैरान होते हुए कहती है, ये तो। उसके कुछ आगे बोलने से पहले ही वो सर्वेंट हंसते हुए कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही पकड़ा है, ये डार्क विजार्ड है, हमारे नेशनल चीफ डिसाइपल और जिसे लाइफ को मैनिपुलेट करने वाला भी कहा जाता है। फाइनली दोस्तों, ये लबादे वाले इंसान ने अपना बदसूरत चेहरा दिखाई दिया और हमको पता चलता है ये बहुत ज्यादा बदसूरत न्यूटर ग्रीन डेथ ग्रीन अपने राजा को सर्व करने वाला इंसान है। अभी तक जो गूंगा बन के खड़ा हुआ था वो क्वीन की तरफ देखते हुए कहता है, मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी डिसाइपल को नहीं बनाया, लेकिन मैंने प्रिंसेस के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट के बारे में सुना है। कल मैंने खुद देखा कि उसकी एबिलिटीज सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मुझे विश्वास है कि वह मेरी विरासत को आगे बढ़ा सकती है। सर्वेंट भी वहाँ पर आगे कहता है, मैजेस्टी बहुत ज्यादा ईमानदार है, मुझे लगता है कि कोरम स्टेट ऐसी दया को इनकार नहीं करेगा। क्या आप इनकार कर पाएंगी? हु केजिन वहाँ पर उन लोग की तरफ देखते हुए कहती है, ये तो सच में बहुत बड़ी बात है, मुझे इस पर सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। तभी पीछे से कोई चिल्ला के कहता है, इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है, प्रिंसेस के पास पहले से एक टीचर है। और इस आवाज को सुनने के बाद वो दोनों शॉक्ड होते हुए पीछे की तरफ देख के चिल्ला के कहते हैं, कौन है जो इस तरह से बोल रहा है?
हम लोग को तो मालूम ही है पीछे कौन हो सकता है। वहाँ पर अपना हीरो युनफेंग अपनी बेटी के लिए बड़े एटीट्यूड में खड़ा होकर उनकी तरफ देख रहा था। वो दोनों जब पीछे युनफेंग को उस लड़की को गोद में लिए देखते हैं तो शॉक्ड हो जाते हैं, और दूसरे साइड में जो क्वीन हु क्विजिन थी वो भी वहाँ पर हैरान हो गई थी, क्योंकि दोस्तों वो बाप बेटी देखने में सच में बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे थे। जिस चीज को देखने के बाद क्वीन वहाँ पे स्माइल कर रही थी और सीधे आगे की तरफ बढ़ते हुए कहती है, ओफो, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि वो कौन हो सकता है बिना किसी सूचना के इस तरह से घुस आया। और इसी तरह से बात करते हुए वो सीधे सीढ़ी से उतर के अपने हीरो की तरफ उन लोग को पार करके आगे की तरफ पहुंच जाती है। युनफेंग की तरफ देखकर ग्रीट करते हुए कहती है, रिवर्ट वन, आपका यहाँ पर स्वागत है। आप यहाँ पर क्यों आए हैं? आपको मुझे बताना चाहिए था। इस चीज को कहते हुए वो अलग तरह से स्माइल कर रही थी, मतलब कि छेड़ रही थी। डीमन स्टेट के जब चमचे रिवर्ट वन सुनते हैं तो उन लोग की आंखें फटी की फटी रह गई थी, वो डर गए थे। तभी सर्वेंट घबराते हुए कहता है, अब हमें क्या करना चाहिए? डिवाइन लैंड के रिवर्ट वन यहाँ पर खुद आए हैं, कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। डार्क विज़र्ड सर्वेंट की तरफ देखकर बड़े एटीट्यूड में कहता है, होली लैंड को फिर से हासिल करने के साथ रिवर्ट वन के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। मुझे नहीं लगता कि वे अपने खाली समय में यहाँ कोई डिसाइपल लेने आएंगे। ये आदमी शायद इसीलिए नाटक कर रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम प्रिंसेस को ले जाएं। सर्वेंट भी वहाँ पे उसकी बात सुनकर थोड़ा सा सोचते हुए कहता है, हाँ तुमने ठीक कहा, अगर उन्होंने सीक्रेट रूप से भी मैसेज भेजा होता तो भी रिवर्ट वन इतनी जल्दी नहीं पहुँच पाते। उन लोगों की इस तरह की बेतुकी बात सुनकर जो क्वीन फॉक्स थी वहाँ पर हंस रही थी कि अब इनका क्या होने वाला है। लास्ट टाइम तो बेचारा फर्जी में इनका एक प्रिंस यहाँ पर मारा गया था। साथ ही वहाँ पर स्माइल करते हुए अपने हीरो से कहती है, हो सकता है कि आप और मैं टेलीपैथी के द्वारा जुड़े हों, या शायद तुम मुझे भूल गए हो और मेरी डेली लाइफ और हॉल के बारे में जानने आए हो। अरे हाँ, मैं तो बताना ही भूल गई, आज सुबह जब मैं नहा रही थी तो क्या तुम पहले से ही वहाँ पर आए थे? और इस चीज को कहते हुए दोस्तों वहाँ पर वो बहुत ज्यादा अदाएं दिखा रही थी अपने हीरो को। उसके इस तरह से बदले हुए रूप को देखने के बाद तो युनफेंग समझ ही नहीं पाता आखिर ये ऐसा कर क्यों रही है। लेकिन तभी उतने में युनफेंग की गोद से उतरकर वो छोटी बच्ची अपनी माँ के पास चिपक जाती है। हु क्विजिन वहाँ पे अपनी बेटी से पूछती है, मेरी गुड़िया रानी, तुम आखिर इनको यहाँ पर क्यों लाई? लेकिन तब तक दोस्तों जो अपना हीरो था उन लोग की इस तरह की बदतमीजी बात सुनकर आगे की तरफ बढ़ गया था। आगे की तरफ बढ़ते हुए हु क्विजिन से कहता है, फॉक्स, क्या तुम इन सब चीजों के बारे में जानती हो? तुमने अपने फायदे के लिए रिवर्ट वन का इस्तेमाल किया था। फॉक्स को दोस्तों इन सब चीजों से घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। रिवर्ट वन हो गया अपने लिए हो गए, यहाँ तो उसकी डार्लिंग हो। तभी वहाँ पर उसके कान के पास आकर धीरे से कहती है, क्या तुम ये सच कह रहे हो? लेकिन तुम्हारे यहाँ आने से ये दूत विश्वास नहीं कर रहे हैं कि तुम रिवर्ट वन हो। हु क्विजिन वहाँ पे युनफेंग को इन दोनों के खिलाफ भड़का रही थी और ऐसा होते हुए देखकर इन दोनों का मुंह बहुत जरा अजीब सा हो गया था। तभी वहाँ पर डार्क विज़ार्ड आगे कहता है, अगर तुम रिवर्ट वन हो जो सुप्रीम स्टेट का सबसे पावरफुल इंसान है, प्रिंसेस को अपने साथ ले जाना चाहता है, तो मैं उसके साथ में कंपटीशन नहीं कर सकता। लेकिन रिवर्ट वन का दिखावा करना एक बहुत गंभीर अपराध हो सकता है। मुझे रिवर्ट वन के लिए आपकी असलियत को परखने की परमिशन दें। अब दोस्तों इसके पिछवाड़े टूटने वाले यहाँ पे। डार्क विज़ार्ड की बात सुनकर जो छोटी लड़की थी वहाँ पर हैरान होते हुए कहती है, वाओ मॉम, वो बूढ़ा आदमी तो उतना ही चालाक है जितना हम हैं। उसके ऐसे कहने के बाद कोई भी नाराज नहीं होगा। दूसरे साइड में हमें डार्क विज़ार्ड को दिखाते हैं जो कि अपने हाथों में एनर्जी को जनरेट कर रहा था और साथ ही वहाँ पर अपनी फिंगर के अंदर से एक हल्का सा ब्लड ड्रॉप को बाहर की तरफ निकालता है जो कि सीधे जमीन पर जाकर गिर गया था। और ऐसा होने के साथ में जिस जगह पर वो खड़ा हुआ था वहाँ पर एक बहुत बड़ा एराई फॉर्मेशन बन के तैयार हो जाता है जिसके अंदर से बहुत ढेर सारी डार्क एनर्जी रिलीज हो रही थी। उस एराई फॉर्मेशन के अंदर से एक कंकाल जैसा जिसके हाथ में एक वेपन था, वो एंटिटी एक बाहर की तरफ निकल रहा था। उस एंटिटी को आते हुए देखकर हु क्विजिन हैरान होके कहती है, ये कितना भयानक है, वो तो गॉड को समन कर रहा है जो दुनिया के लॉ को बनाते हैं। वो सर्वेंट भी वहाँ पर डार्क विज़ार्ड की इस तरह की पावर को देखकर शॉक्ड होते हुए कहता है, दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो गॉड को इस तरह से हासिल कर पाते हैं और लॉ की पावर हासिल कर पाते हैं। ये एक रीपर है जो अपने पास मौत की ताकत को रखता है, गॉड्स के बीच एक भयानक प्रेजेंस। डार्क विज़ार्ड वहाँ पे उस रीपर को अपेयर करते हुए कहता है, इमॉर्टल दुनिया में सभी तरह के अटैकों के बीच इनविंसिबल रीपर जो सभी जिंदगियों के ऊपर काबू रखता है, ये इतना भी खतरनाक नहीं है। अब आपकी बारी है रिवर्ट वन। हेलो गाइस, आपको मेरा वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है तो आपसे बस एक ही मेरी रिक्वेस्ट है कि एक लाइक और सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा।
जैसे वहाँ पे वो रिपर अपेयर हुआ था, उसकी एनर्जी उस जगह पर चारों तरफ फैलने लगी थी, जिसके प्रेशर के कारण वहाँ पे क्वीन फॉक्स और छोटी बच्ची दोनों घबरा रहे थे। उसकी बेटी वहाँ पर कांपते हुए कहती है, मुझे बहुत ठंड लग रही है, क्या हो रहा है। अपनी बेटी को परेशान देखकर जो अपना हीरो युनफेंग था, उसकी बॉडी में अपनी थोड़ी सी एनर्जी को डाल देता है, जिसके इफेक्ट के कारण जितना भी प्रेशर ग्रीन रिपर का उसके ऊपर पड़ रहा था, वो सारा का सारा प्रेशर नलिफाई हो जाता है, खत्म हो गया था। वहाँ पे उसके अंदर एनर्जी डालते हुए कहता है, अब मुझे बताओ, क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है। एक रिवर्ट वन की एनर्जी जाने के बाद तो वो लड़की बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहती है, अब मुझे ठंडा बिल्कुल नहीं लग रहा। जब अपना हीरो ये चीज कर रहा था, दूर खड़ा डार्क विज़ार्ड देख रहा था और वहाँ पे थोड़ा सा हैरान हो जाता है, और जिस चीज के कारण वहाँ पे वो गुस्साते हुए अपने रिपर को सीधे अपने हीरो युनफेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे की तरफ भेज देता है। उस डार्क विज़ार्ड के ऑर्डर देने के साथ में ही वो जो रिपर था, वो अपने हीरो के पीठ की तरफ बहुत स्पीड में आगे बढ़ रहा था अटैक करने के लिए छुप के। लेकिन जैसा कि हम लोग को तो मालूम ही है, अपना हीरो एक पावर हाउस है। वो उस रिपर को आते हुए महसूस करके उन दोनों बंदों से कहता है, मुझे आश्चर्य हो रहा है, क्या आपने कभी मिस्टिक आर्ट नाम के एवोल्यूशन के बारे में सुना है। जैसा कि अपने हीरो को उम्मीद थी, उन लोगों ने घंटा नहीं सुना, क्योंकि उनका लेवल इतना हाई नहीं। तभी अचानक से युनफेंग अपने बॉडी के अंदर से बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करता है, और ऐसा करने के साथ में जो प्रेशर वहाँ पे बना हुआ था रिपर का, वो धीरे धीरे करके खत्म होने लगा था। दूसरी साइड में डार्क विज़ार्ड उसको इस तरह से करते हुए देखकर हैरान हो गया था, क्योंकि अपने हीरो के जस्ट पीछे जिस तरह से डार्क विज़ार्ड के पीछे रिपर अपेयर हुआ था, उसी तरह से अपने हीरो युनफेंग के पीछे एक बहुत पावरफुल गॉड अपेयर हुआ था। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, इस गॉड की जो प्रेजेंस है इतनी ज्यादा भयानक है, रिपर वहाँ पे उसके हाथ के बराबर भी ना था। फिर वहाँ पर अपना हीरो स्किल को एक्टिवेट करते हुए कहता है, गॉड के अवेकन को साकार करें। युनफेंग ने जैसे इस बारे में बोला था, तभी अचानक से जो पीछे एंटिटी गॉड अपेयर हुआ था, वो वहाँ पर हंसते हुए कहता है, मैं गॉड हूँ। उस गॉड को देखने के बाद में डार्क विज़ार्ड और उसका चमचा दोनों क्या के फटी की फटी रह जाती, चिल्ला के कहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी अचानक से वो जो गॉड था, उस रीपर को अपने हाथों के बीच में ले लेता है। जिस तरह से दोस्तों एक मच्छर को मारते हैं हम लोग दोनों हाथों के बीच में, उसी तरह से उस रीपर को उस गॉड ने अपने सिर्फ दो हाथों के बीच में मसल के मार डाला था। उस गॉड के इस तरह के प्रेशर के अटैक को देखने के बाद तो उन दोनों की हालत भी वहाँ पर बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। पूरे के पूरे उस जगह में उसके अटैक के कारण एक प्रेशर रिलीज हुआ था। युनफेंग वहाँ पे उस रीपर को मच्छर के तरीके मारने के बाद पीछे की तरफ पलट के कहता है, अपने राजा से कहो, अगर डिवाइन लैंड को फिर से हासिल कर रहा है, जब तक मैं यहाँ पर हूँ, कोई भी पड़ोसी देश हमें उकसाने की कोशिश नहीं करेगा। तभी दोस्तों हमको पता चलता है, अपने हीरो की जो गॉड ने प्रेशर रिलीज करा था, उसके इफेक्ट के कारण डार्क विज़ार्ड और उसके चमचे के वहाँ पे पूरे के पूरे कपड़े फट चुके थे। वो अपनी चिड़िया को बचाने के लिए हाथों का इस्तेमाल करते हुए कहते हैं, हाँ, हम समझ गए आपकी बात को। फिर वहाँ पे अचानक से अपने हाथों में एनर्जी के प्रेशर को रिलीज करते हुए चिल्ला के कहता है, मुझे लगता है कि तुम जानना चाहोगे कि 12 साल पहले प्रिंस बाई ये कैसे अपंग हो गए थे। अब यहाँ से भाग जाओ। युनफेंग के एनर्जी प्रेशर इतना ज्यादा तगड़ा था कि वहाँ पर वो दोनों बिल्कुल एक मक्खी की तरीके बड़ी स्पीड में आगे की तरफ उड़ के जा रहे थे, और वहाँ से जाते हुए चिल्ला के कहते हैं, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई रिवर्ट वन। लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। अपना हीरो वहाँ पे गुस्से के कारण अपने एनर्जी प्रेशर को रिलीज कर रहा था। और जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, अपना हीरो बहुत ड्राइंग है। लुक देखिए क्या मस्त, एकदम एटीट्यूड से भरा हुआ। युनफेंग के प्रेशर को देखने के बाद तो उसकी बेटी वहाँ पे खुश होते हुए कहती है, वाओ डैडी, आप तो कमाल के हैं। मम्मी, क्या आपने पापा को आने और आज के दिन हमें बचाने के लिए किसी तरह की अरेंजमेंट करी थी। वो किसिन वहाँ पे ब्लश करते हुए कहती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुमको उनके आने के बारे में कैसे पता चला? वे तो अचानक आ गए थे। माँ बेटी की बातचीत में अपना हीरो खलल डालते हुए कहता है, वैसे मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जैसे वो कुछ आगे बोलने वाला था, तभी अचानक से उसकी लड़की बहुत तेज चिल्ला देती है, जिसको देखकर वो दोनों वहाँ पे हैरान हो गए थे कि आखिर अब इसको क्या हो गया। लेकिन दूसरे साइड तो वो लड़की बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहती है, वाह, ये तो मेरे लिए बहुत बढ़िया हुआ। मॉम, ये सच है। हाँ, ये बिल्कुल सच है। मुझे आखिरकार आपसे जवाब मिल ही गया। वो सचमुच मेरे फादर हैं। मैंने सही कहा ना? अपनी बेटी की इस तरह की नौटंकी को देखकर अपना हीरो तो वहाँ पे हैरान हो गया था कि साला मेरे को खुद पापा कह के बुला के लेके आई है, अब किस तरह की बातें कर रही है ये। वो किजिन वहाँ पे अपनी बेटी से धीरे से कहती है, हाँ, तुमने बिल्कुल सही पकड़ा है। और इसी के साथ वो दोनों खुशी के मारे एक दूसरे को हाई फाई देते हैं।
युनफेंग की बेटी तो अपने पापा को देखने के बाद बिल्कुल पागल सी हो गई थी। उसके चारों तरफ घूमते हुए चिल्ला के कहती है, ये है आखिरकार मैंने अपने पापा को ढूंढ लिया है। मम्मी ये देखो मैंने कर दिखाया। और हाँ एक बात सुनो, पापा तो बहुत ही सुंदर और थोड़े बेवकूफ हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे हैं। तो अब आप मुझे बताओ कि आपने उन्हें क्यों पसंद किया। उन दोनों की इस तरह की हरकतों को देखने के बाद युनफेंग वहाँ पे खिसियाते हुए कहता है, हे तुम लोग मेरे बारे में भूल चुके हो क्या? मैं भी यहाँ पर मौजूद हूँ। लेकिन अभी भी दोस्तों उन लोग को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ पे वो अपनी बेटी के सर पे हाथ सहलाते हुए कहती है, मैं मानती हूँ कि ये बिल्कुल सही समय था। जैसे कि दोस्तों हम लोग को इसकी बात नहीं समझ में आई, उसी तरीके से उसकी बेटी भी वहाँ पे कंफ्यूज हो गई थी, आखिर ये कहना क्या चाहती है। युनफेंग फिर से वहाँ पे चिल्ला के कहता है, हे मैं तुम लोग को दिखाई नहीं दे रहा हूँ क्या? मैं अभी तक यहीं पर हूँ, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? युनफेंग को इतना भड़कते हुए देखकर हु किजिन उससे कहती है, ओफो तुम्हें लड़कियों के साथ में थोड़ा सा नरम होके रहना चाहिए। फिर वहाँ पर हु किजिन अपनी ड्रेस को दिखाते हुए कहती है, ये मेरी रेशमी पोशाक आपकी तरह एक लौती है, लेकिन आपके द्वारा छोड़ी गई हवा के कारण ये फट गई। मेरे साथ वापस बेडरूम में कपड़े बदलने के लिए चलो, वहीं जाकर तुमको मैं नीचे दबा के सिखाऊंगी किस तरह से नरम रहा जाता है। युनफेंग तो वहाँ पर इस बात को सुन के बिल्कुल पसीने पसीने हो गया था। हु किजिन वहाँ पर उसको ढकेल के जबरदस्ती आगे की तरफ ले जाते हुए कहती है, अरे सोच क्या रहे हो, साथ में चलो। दूसरे साइड में अपना हीरो वहाँ पे परेशान होते हुए कहता है, अरे आखिर मेरे को बेडरूम के अंदर ड्रेस बदलने के लिए क्यों ले जा रही हो तुम? तुम्हारा करने का इरादा क्या है? लेकिन उसकी बेटी तो बहुत ज्यादा समझदार थी, वहाँ पे खुश होते हुए कहती है, वाओ ये देखने में कितने बढ़िया लग रहे हैं। मम्मी पापा मेरे लिए रुक जाओ, मैं भी आ रही हूँ। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें बेड चैम्बर दिखाते हैं जहाँ पर क्वीन का रूम था। वहाँ पे हु किजिन कपड़े बदल रही थी और वहीं पे उसकी बेटी अपने उसी डॉल के साथ में खेल रही थी। लेकिन तभी अपना हीरो कुछ वहाँ पे देखने के बाद पसीने पसीने हो जाता है और हमको पता चलता है जहाँ पे हु किजिन कपड़े चेंज कर रही थी तो अपना रिवर्ट वन अपनी कुछ पावर का इस्तेमाल करते हुए सब कुछ देख लेता है। वो अपने कपड़े उतार कर नीचे की तरफ कर रही थी, जिसके फिगर को देख के और महसूस करने के बाद तो और जब अपने ऊपर और कंट्रोल नहीं कर पाता तो तुरंत पलट जाता है और हमको पता चलता है अपना ठरकी लौंडा वहाँ पे ब्लश कर रहा था उसके फिगर को देख के। जब उसकी बेटी उसको ऐसा करते हुए देखती है तो अपने पापा की मौज लेके कहती है, पापा आखिर आपने अपना चेहरा पलट क्यों लिया? क्या मेरी मम्मी का फिगर सुडोल नहीं है? छोटी लड़की के मुंह से इस तरह की बात सुनकर अपने हीरो के पसीने आ गए थे और वहाँ पे घबराते हुए कहता है, तुम क्या सोच रही हो? मैंने तो सिर्फ वहाँ पे अपना सिर घुमाया था क्योंकि मैं आपकी मम्मी की रिस्पेक्ट करता हूँ। अपने हीरो की बात सुनकर उसकी बेटी उसे बताती है, लेकिन बाहर तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जितने भी आदमी हैं मेरी माँ को घूर घूर कर देखते रहते हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि वो बहुत चार्मिंग है। इन सब बातों को सुनने के बाद तो अपना हीरो भी हैरान होते हुए कहता है, आखिर तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या सिखाया है? तुम छोटी सी बच्ची होकर इस तरह से कैसे बात कर रही हो? बड़ी अश्लील है लौंडिया। उसकी बेटी वहाँ पर हंसते हुए कहती है, अपने एनिमीज पर जीत पाने के लिए अपने पूरे चार्म का इस्तेमाल करना, आने वाले सभी अच्छे इंसान पर, कठोर लौंडों पर अपने फिगर और चार्म के द्वारा जीत पाना और इसी तरह की और भी कई चीजें हैं। कपड़े बदलते हुए हु किजिन भी अपने हीरो से कहती है, तुम्हें क्या लगता है क्या हम लोग की बेटी बहुत चालाक नहीं है? उस आवाज को सुनकर जब अपना हीरो पीछे की तरफ पलटता है दोस्तों, व्हाइट कपड़ों में तो सुंदर लगी रही थी लेकिन ब्लैक कपड़ों में आय हाय 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 बिल्कुल कयामत बन के बाहर निकली है, जो कि देखने में बहुत ज्यादा हॉट सेक्सी और क्या बोलूं सब तो आप लोग जानते ही हैं। बस ये कहूंगा एक नंबर का पटाखा माल है। युनफेंग भी जब उसकी तरफ देखता है तो अपने आप वहाँ पे ब्लश करने लगा था और अपने आप को संभालते हुए कहता है, वो मुझे लगा नहीं था कि तुमने उसे इतने अच्छे तरीके से सिखाया है। हु किजिन वहाँ पे युनफेंग के बहुत ज्यादा क्लोज आते हुए कहती है, हाँ क्योंकि वो बहुत ज्यादा फास्ट लर्नर है। उसने मेरे बहुत ढेर सारे सबलिंग्स के ऊपर कंट्रोल कर लिया। शेर, बाघ और बंदर सभी उसके ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। युनफेंग वहाँ पे गुस्साते हुए कहता है, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? मुझे बताओ कि सच में हम लोग के बीच में क्या हुआ था? हु किजिन अपनी बेटी के सर के ऊपर हाथ फेरते हुए कहती है, वो हमेशा से जानना चाहती थी कि उसके पापा कौन हैं, लेकिन मैंने उसे कभी नहीं बताया। युनफेंग वहाँ पे अपसेट होते हुए कहता है, क्या ये बहुत जरा शर्मनाक है कि मैं उसका पापा हूँ? हु किजिन उससे कहती है, इसलिए हमने एक खेल खेला जिसमें उसे खुद ही अपने पापा का पता लगाना था। उसकी बेटी भी वहाँ पर खुश होते हुए कहती है, हाँ इसीलिए मैंने विदेशी मामलों के सारे रिकॉर्ड देखे और 10 साल से पहले पुराने सभी जितने भी लोग आए थे उनकी एक लिस्ट बना ली। मैंने एक एक करके उन सभी का पता किया और आखिरकार केवल कुछ ही बचे जिनमें आप भी शामिल थे।
तभी मैंने आपको वहाँ पर उड़ के आते हुए देखा। फिर अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए जो मेरी डॉल थी उसका शक्ल आप जैसी बना दी। मैंने सिचुएशन का फायदा उठाया और माँ से आपकी पहचान करवाने के लिए आपकी मदद मांगी। अपना हीरो ट्यूबलाइट बेचारे की अब दिमाग की बत्ती जलती है और वो हैरान होते हुए कहता है, मैं सब समझ गया हूँ, ये एक प्रैक्टिकल टीचिंग थी, मैंने सही कहा ना। अभी भी चुदाव को कुछ नहीं समझ में आया है दोस्तों। हुक एजेंट वहाँ पे उसको आगे बताती है, कोरम स्टेट बहुत पावरफुल स्टेट से घिरा हुआ है। अगली क्वीन के रूप में खतरनाक सिचुएशन से निपटने की स्किल में महारत हासिल करना जरूरी है, क्योंकि ये फ्यूचर में खुद की और लाखों लोगों की सुरक्षा की चाबी है। हुक एजेंट की बातें अपने हीरो के सर के ऊपर से फायर हो गई थी, वो समझ नहीं पाता। फिर वहाँ पर सोचते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो इसको प्रिंसेस मत बनाओ, बस उसे एक खुश बच्चों की तरीके जिंदगी जीने दो। यूनफैंग की बात सुनकर तो वो दोनों वहाँ पर बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे कि आखिर पापा क्या बात कर रहे हैं। तभी वहाँ पर हुक एजेंट गहरी सांस छोड़ते हुए कहती है, दुनिया में अभी भी शांति नहीं है और हम रॉयल फैमिली को अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी। हुक एजेंट की बात सुनकर अपना हीरो तो मुट्ठी भींच लेता है गुस्से के कारण। फिर वहाँ पे उससे कहता है, मैं सिर्फ एक देश पर शांति नहीं चाहता, बल्कि उन सभी लोगों के लिए शांति चाहता हूँ जो शांति और खुशी चाहते हैं और उसके मजे उठाना चाहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चे केयर फ्री जिंदगी जी सकेंगे। अपने पापा की बात सुनकर तो उसकी बेटी बहुत ज्यादा खुश होते हुए एकदम उछलते हुए कहती है, हाँ पापा सचमुच मुझे भी जिम्मेदारी उठाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे बहुत ढेर सारी शिष्टाचार सीखनी होंगी और पड़ोसी देश के बारे में जानकारी याद रखनी होगी और मैं खाने का भी आनंद लेते हुए उसके साथ में खेल नहीं सकती। हुक एजेंट वहाँ पे सैड होते हुए कहती है, 12 साल पहले जब तुम यहाँ पर आए थे तो मुझे लगा था कि ये एक मजाक है, लेकिन अब जब मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब ये सच हो जाएगा। यूनफैंग वहाँ पर हुक एजेंट की बात सुनकर एकदम से शॉक्ड हो गया था, हैरान हो जाता है। फिर उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, 1 मिनट रुको, हम बहुत देर से बात कर रहे हैं लेकिन तुमने अभी तक मुझे कुछ भी नहीं बताया कि तुमने मेरे साथ में आखिर किया क्या था, मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं है। उसकी बेटी भी वहाँ पर हैरान होते हुए कहती है, मम्मी क्या आपने इसका इस्तेमाल पापा के ऊपर किया? हुक एजेंट वहाँ पे हंसते हुए कहती है, ओहो मेरी बेटी तुम तो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो। दूसरी साइड में अपना यूनफैंग वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, क्या इस्तेमाल किया, मुझे बताओ आखिर इसने किया क्या था। हुक एजेंट उसको आगे बताती है, कोरम स्टेट के बनने के बाद सदियों से हम न केवल अपनी कूटनीति पर निर्भर हैं, बल्कि हमें मजबूत वंशजों की भी जरूरत होती है। हमारा लक्ष्य दोस्ती और शक्ति दोनों को महत्व देता है। बैकग्राउंड और पावर दूसरे प्लेस पर आते हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर चुने हुए इंसान बहुत सारा टैलेंट और इनविंसिबल बींग्स हैं। कुछ के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है और कुछ के पास साथी या मैरिज अलायंस है। प्रॉपर रिसोर्स के बिना हम सफल नहीं हो पाएंगे। यूनफैंग की बेटी को समझ में आ गया था कि बप्पा को अभी तक घंटा कुछ नहीं समझ में आया है, जहाँ पर वो उसको समझाते हुए कहती है, मम्मी का कहने का मतलब ये है कि हम जैसे 9 टेल फॉक्स के पास चार्मिंग स्किल विरासत में मिलती है। हमारे चेहरे, हड्डियाँ और सबसे आश्चर्यजनक हिस्सा सोल के ट्रिक का इस्तेमाल जिंदगी में केवल एक बार किया जा सकता है और सामने वाले इंसान के ना चाहते हुए भी हेर फेर किया जा सकता है, मतलब कि बाजाबाजी करी जा सकती है। हे मॉम, पापा उस समय के टॉप ग्रेट मास्टरों से कम थे, तो आपने उन्हें क्यों चुना? यूनफैंग भी हैरान होते हुए कहता है, हाँ ये बात तो सच है, तुमने मुझे ही क्यों चुना? हुक एजेंट वहाँ पे उसकी तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहती है, ये शायद इसलिए है क्योंकि उसकी ईमानदारी और हिम्मत ने मेरी सोल पर कब्जा कर लिया था। हुक एजेंट के मुंह से अपने लिए इस तरह की बात सुनकर तो यूनफैंग वहाँ पर पानी पानी हो गया था। फिर वहाँ पर रिलैक्स होकर बैठ गया था, क्योंकि उसके लिए जानने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन तभी अपने ट्यूबलाइट को एकदम से याद आता है कुछ, और वो चिल्ला के कहता है, तुम सारी औरतें सचमुच बहुत ज्यादा खतरनाक चीज हो। साला बिना पता लगाए हमारे कुंवारेपन को तुम लोग खराब कर देते हो। हुक एजेंट भी वहाँ पर थोड़ा हैरान होते हुए कहती है, तुम मेरे और ये हुआन के अलावा किसके बारे में बात कर रहे हो? चलो इधर आओ, मुझे पूरा बताओ क्या हुआ। उसकी बेटी भी वहाँ पर खुश होते हुए कहती है, हाँ पापा मैं पूरी कहानी को सुनना चाहती हूँ। उन दोनों की इस बात को सुनकर तो अपने हीरो के पसीने आ गए थे। फिर वहाँ पर यूनफैंग आगे की कहानी बताता है, ब्ला 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 ब्ला। यूनफैंग की इस तरह की ब्ला ब्ला वाली कहानी को वो लोग बहुत मन लगा कर सुन रहे थे, उनको बड़ा मजा आ रहा था। फिर वो आगे बताता है, कियान फेंसियो के साथ तो मैंने 100% किया था, लेकिन ये हुआन ने 50%, मुझे पता ही नहीं चला। कहानी बताते हुए अपने हीरो को 1 घंटा बीत चुका था। इसको सुनने के बाद उसकी बेटी वहाँ पर चिल्लाते हुए कहती है, क्योंकि उन्होंने पापा से शादी करने के लिए इनकार कर दिया है। मम्मी आप पापा से शादी क्यों नहीं करती हो? अपनी बेटी की इस तरह की बात सुनकर तो वो दोनों एकदम शॉक्ड हो गए थे, पसीने निकल आए थे उन लोग के। अचानक से इसको आखिर हो क्या गया?
हु केजिन वहाँ पे शांत होते हुए कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। उसकी बेटी भी इस बात को सुन के सैड होते हुए कहती है, लेकिन क्यों नहीं हो सकता? जैसा कि 2 बार थप्पड़ खाने के बाद अपने हीरो को समझ में आ चुका है ऐसा क्यों नहीं हो सकता। तभी वहाँ पे अपनी बेटी को बताता है, बेटा बात ये है, 2 लीडर्स के बीच में जब शादी होती है तो उन दोनों के अलावा भी बहुत कुछ शामिल होता है। अगर वह मुझसे शादी करती है तो कोरम स्टेट को डिवाइन लैंड में शामिल कर लिया जाएगा, जिसे कोरम स्टेट के पीछे जो ताकतें हैं इस चीज के लिए कभी परमिशन नहीं देंगी और इससे सिविल वॉर भी छिड़ने का खतरा है। हु केजिन भी अपनी बेटी को समझाते हुए कहती है, ठीक है तो अब तुमको समझ में आया, पापा के स्टेट के जितने भी दूसरे लोग हैं वो इस चीज में शामिल होने की परमिशन नहीं देंगे। वो डिवाइन लैंड मेन लैंड है, हम दोनों में से कोई भी इस चीज के लिए फ्री नहीं है। हु केजिन की बात सुनकर जो उसकी बेटी थी वहाँ पे बहुत ज्यादा सैड होकर बैठ जाती है। फिर वहाँ पे वो बहुत ज्यादा गुस्साते हुए कहती है, इतने सालों के बाद आखिरकार मैंने अपने पापा को ढूंढ लिया, लेकिन अभी भी मुझे उनके बिना ही रहना होगा। पापा मैं तुमसे नफरत करती हूँ, मुझे अब आपसे बात नहीं करनी है। यूनफैंग के ऊपर चिल्लाने के बाद वो गुस्से में रूम से बाहर निकल जाती है। उसको जाते हुए देख कर यूनफैंग चिल्ला के कहता है, अरे रुक जाओ, कहाँ जा रही हो तुम? लेकिन उसी वक्त हु केजिन ने भी उसके हाथ को पकड़ के वहाँ पे रोक लिया था। उसको समझाते हुए कहती है, नहीं रुक जाओ, उसे जाने दो। अपने आप को रोकते हुए देखकर यूनफैंग हैरान हो गया था इसके कहने का मतलब क्या है। फिर वो आगे बताती है, पर्पल फैमिली में जन्म लेने के बाद हमें यही सहना पड़ता है, उसे, मुझे और मेरी माँ को, हम सभी को ये सहना पड़ता है। मैं बहुत भाग्यशाली थी क्योंकि मैंने अपनी इच्छा से एक आदमी को अपने पति के रूप में चुना। हु केजिन की बात सुनकर अपना हीरो पलट जाता है और आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है, माँ बाप को अपने बच्चों को कभी असफल नहीं करना चाहिए, मैं इन सब चीजों का पता लगाऊंगा। यूनफैंग को अपनी और उसकी बेटी की केयर करते हुए देखकर हु केजिन ब्लश करते हुए कहती है, जाने से पहले उसके साथ में कुछ समय बिताओ। अब वह बहुत खुश है क्योंकि उसे पता है कि उसके पापा कौन है। यूनफैंग वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, तुम इस चीज के बारे में कैसे जानती हो? हु केजिन वहाँ पे अपनी पूंछ की तरफ इशारा करके बताती है, हम फॉक्स जब बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो अनजाने में अपनी पूंछ को बहुत ज्यादा तेजी से हिलाने लगते हैं। हमारी पूंछ हमारे मुंह से ज्यादा ईमानदार होती है। यूनफैंग वहाँ पे उसकी तरफ देख के कहता है, अच्छा इसका मतलब है कि अभी तुम बहुत ज्यादा खुश हो। हु केजिन भी वहाँ पर खुश होते हुए कहती है, ये समय मेरे लिए बहुत अनमोल है क्योंकि तुम मेरे साथ हो आज। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होके उसी पैलेस के बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर यूनफैंग की बेटी उदास होकर बैठी हुई थी और रोते हुए आसमान की तरफ देख रही थी। यूनफैंग भी वहाँ पर उसको ढूंढते हुए उसके पास आ गया था। अपने पापा को देखकर वो वहाँ पर मुंह फुलाकर बैठ जाती है, लेकिन फिर भी यूनफैंग वहाँ पर धीरे धीरे करके उसके पास सरक के आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है उसकी बेटी सरकती हुई दूर होती जा रही थी। उसको ऐसा करते हुए देखकर यूनफैंग बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। जब वो उसकी पूंछ की तरफ देखता है तो गुस्साने के बावजूद उसकी पूंछ बहुत ज्यादा तेजी से हिल रही थी, जिसको देख के वो स्माइल कर रहा था। तभी वहाँ पर उसको हु केजिन की बात याद आती है, हम जो फॉक्स होते हैं वो खुश होते हैं तो हमारी टेल्स बहुत ज्यादा तेजी से हिलती है। अपना हीरो थोड़ा सा सैड हो जाता है और वहाँ पर अपनी बेटी से कहता है, मुझे माफ कर दो तुम। वो वहाँ पर नखरे दिखाते हुए कहती है, माफी मांगने की जरूरत नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो लोगों के कंट्रोल से बाहर है। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मुझे ये समझ में आ जाएगा। यूनफैंग वहाँ पे उसको इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हुए देखकर अपने मन में कहता है, अगर हु केजिन ने मुझे पूंछ वाली बात नहीं बताई होती तो मैं अपनी बेटी को कभी भी नहीं समझ पाता। फिर वहाँ पर यूनफैंग अपनी बेटी के सर को सहलाने लगता है। इसको देखने के बाद में वो वहाँ पर गुस्साते हुए कहती है, पापा आप मेरे सर के ऊपर हाथ क्यों फेर रहे हैं? हम अभी इतने क्लोज नहीं हैं। आप मेरे बायोलॉजिकल फादर हैं। यूनफैंग वहाँ पे हंसते हुए कहता है, मैं हमारी पहली मुलाकात के लिए आपको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ, तुम क्या चाहती हो मुझसे? उसकी बेटी वहाँ पे खुश होते हुए कहती है, सच्ची बताओ, जो भी मांगोगे आप मेरे को दे दोगे? यूनफैंग भी हंसते हुए कहता है, पूरी कोशिश करूंगा मैं। तभी वहाँ पर वो एक तारे की तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहती है, मैं उस तारे को लेना चाहती हूँ। और दोस्तों यहाँ पर आपको अपने हीरो की पावर का अंदाजा होगा। जैसे ही वहाँ पर उसने ये चीज कहा था तभी अचानक से यूनफैंग भी उस तारे की तरफ देखते हुए कहता है, ठीक है मैं तुम्हें दूंगा, वो मैं तुम्हें एक दिलवा दूंगा, लेकिन तुम मेरे साथ आओ। और ऐसा करने के साथ में वो उसके सर के ऊपर फिर से हाथ रखता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर को उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर देता है, जिसके इफेक्ट के कारण जो उसकी बेटी थी वो भी वहाँ पर हवा में उड़ने लगी थी। जिसको देखने के बाद तो वो वहाँ पर खुश होके कहती है, अरे वाह ये देखो, मैं तो हवा में उड़ रही हूँ, मैं उड़ सकती हूँ, पापा मुझे और ऊपर ले चलो। अपनी बेटी की बात को मानते हुए यूनफैंग वहाँ पर उसको बड़ी स्पीड में आसमान के ऊपर की तरफ ले जा रहा था। और ऐसा होने के कारण वहाँ पे उसकी बेटी आज उड़ने के कारण बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही थी।
यूनफेंग वहाँ पर उसको चांद के पास ले आता है। इतने ऊपर अपने आप को देखने के बाद तो वो वहाँ पर चिल्लाते हुए कहती है, वाओ, हम लोग तो कितना ऊपर आ चुके हैं। इतने ऊपर आने के बाद आसमान में एक तारे की तरफ देखते हुए कहती है, ये पहली बार है जब मैंने स्टार और मून को इतने करीब से देखा है। यूनफेंग भी वहाँ पर खुश होते हुए कहता है, अपनी आंखों को खुली रखो, मैं तुम्हारे लिए एक स्टार को ढूंढने जा रहा हूँ। अपने पापा की बात सुनकर तो वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, आखिर ये कैसे कर सकते हो आप। लेकिन तभी उतनी देर में अपना हीरो यूनफेंग अपनी पावर को वहाँ पे रिलीज करना स्टार्ट कर देता है और फिर वहाँ पर अपने हाथों में पावर को जनरेट करते हुए कहता है, जो सूरज और चंद्रमा को निगल सकता है, जो तारों और उल्का पिंड को चुन सकता है, मैं ऑर्डर देता हूँ। यूनफेंग ने अपनी जैसी पावर रिलीज करी थी अपने हाथों के थ्रू, उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि वहाँ पर गैलेक्सी को पार करते हुए गैलेक्सी के बाहर निकल गई थी, जहाँ पर सिर्फ स्टार ही स्टार होते हैं। वहाँ पर अपना हीरो अपनी एनर्जी के थ्रू एक स्टार पे कंट्रोल करते हुए कहता है, तुम तारे मेरे पास आ जाओ। यूनफेंग ने जैसे ही वहाँ पर अपना हाथ पीछे की तरफ घसीटा था, वहाँ पर बहुत ढेर तारों में से एक तारा बड़ी स्पीड में आगे की तरफ आने लगा था। इसको देखते हुए उसकी बेटी बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहती है, वाओ पापा, आप तो कमाल के हैं। और जब सीन हमारा उस तारे के क्लोज जाता है तो देखने में वो बहुत ज्यादा बड़ा था, जो कि दूर से हम लोग को छोटा दिख रहा था। वो तारा बहुत ज्यादा स्पीड में अपने हीरो की तरफ धरती पे आगे बढ़ रहा था। जैसे ही वो तारा धरती के एटमॉस्फेयर में पहुंचता है तो उसकी लाइट इतनी ज्यादा होती है कि रात के समय भी ऐसा लग रहा था कि दिन हो चुका है। लोग वहाँ पे उस रोशनी को देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हुए कहते हैं, अरे नहीं, ये तो एक तारा गिर रहा है नीचे। लेकिन दूसरी साइड खड़ी हू केजिन तो जानती है अपना हीरो कितना पावरफुल है, जिस चीज को देखने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहती है, वो अभी तक नहीं बदला, हमेशा हंगामा करता रहता है। लेकिन कुछ भी हो, वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। जब हमारा सीन अपने हीरो की तरफ आता है तो एक बहुत बड़ा स्टार यूनफेंग के बहुत ज्यादा क्लोज आ चुका था। ऐसा लग रहा था कि वो लोग वहाँ पे दब जाएंगे। उसकी बेटी तो वहाँ पे घबराते हुए चिल्ला के कहती है, अरे नहीं पापा, ये तो हमारे बहुत ज्यादा करीब आ चुका है। लेकिन दूसरे साइड यूनफेंग एकदम रिलैक्स चिल होके खड़ा हुए स्माइल करके कहता है, अरे रिलैक्स हो जाओ, अब तुम आगे देखो कि तुम्हारे पापा क्या करने वाले हैं। यूनफेंग वहाँ पर अपनी बेटी को छोड़ के बड़ी स्पीड में उस तारे की तरफ आगे की तरफ उड़ के जाने लगा था, उसको कंट्रोल करने के लिए। और आगे बढ़ने के साथ में उस तारे को सिर्फ अपने एक हाथ से पूरा का पूरा संभाल लिया था, कंट्रोल कर लिया था। साथ ही वहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल पावर उस तारे के अंदर इंजेक्ट करते हुए कहता है, शट डाउन। ऐसा होने के साथ में उस तारे के अंदर बहुत सारा इफेक्ट होना स्टार्ट हो गए थे, प्रेशर निकलने लगता है। और अगले ही पल जैसे यूनफेंग ने वहाँ पर शट डाउन किया था, अचानक से वो तारा बहुत ज्यादा स्पीड में और ज्यादा स्पीड को बढ़ाते हुए सीधे धरती की तरफ आगे बढ़ने लगता है। जैसे जैसे वो स्पीड में आगे की तरफ बढ़ रहा था, वैसे वैसे करते हुए अचानक से जो उसका शेप था वो पूरा का पूरा बदलना शुरू हो गया था। और थोड़ी देर बाद हमें दिखाते हैं वो तारा बहुत छोटा सा रह जाता है, जिसको देखकर उसकी बेटी हैरान होते हुए कहती है, अरे वो तारा कहाँ गया। दूसरे साइड में अपना हीरो उस तारे को एक छोटी सी मोती जितने साइज में ले आया था और वहाँ पर अपने हाथों में लेके सीधे अपनी बेटी के पास उसके सामने लाकर रख देता है। इसको देखने के बाद तो वो वहाँ पे हैरान हो गई थी। अपना हीरो वहाँ पे उस तारे को अपने हाथ में पकड़ के स्माइल करते हुए कहता है, तो ठीक है, ये लो, मैंने अपना वादा निभा लिया। उसकी बेटी वहाँ पर उस तारे को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहती है, क्या बात, क्या कोई तारा ऐसा दिखाई देता है, वो तो बहुत सुंदर है। यूनफेंग वहाँ पे उसको इतना खुश देखकर स्माइल करते हुए कहता है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम्हें पसंद आया। लेकिन तभी वो वहाँ पर फिर से नखरे करते हुए कहती है, लेकिन आप ऐसा मत सोचना, मैं आपको सिर्फ एक स्टार की वजह से एक्सेप्ट नहीं करूंगी। यूनफेंग उसकी बात सुनकर वहाँ पे खिलखिला के जोर जोर से हंसने लगा था, जिसको देखकर वहाँ पे वो चिल्लाते हुए कहती है, आखिर आप यहाँ पर इतनी जोर से हंस क्यों रहे हैं मेरे ऊपर। यूनफेंग वहाँ पर उससे कहता है, वो तुम एक फॉक्स हो ना, तुम्हारी मम्मी ने मुझे बताया था कि जब एक फॉक्स बहुत ज्यादा खुश होती है तो उसकी पूंछ आगे पीछे बहुत तेज हिलती है। अपने पापा की बात सुनकर वो वहाँ पे ब्लश करने लगी थी और अगले ही पल यूनफेंग के पास आकर उसकी छाती पे जोर जोर से घूंसा मारते हुए कहती है, मैं खुश नहीं हूँ, मैं आपसे नफरत करती हूँ। पिछले 12 सालों में आप कभी भी हमारे पास नहीं आए, मम्मी को और मेरे को हमेशा परेशान किया था। लेकिन दूसरे साइड में अपना हीरो उस पल का बहुत सारा मजे ले रहा था। थोड़ी देर बाद वो वहाँ पर उसको संभालते हुए फिर से उसके सर पे पैट करके कहता है, मुझे माफ कर देना, मैं इस चीज के लिए बहुत अफसोस करता हूँ, लेकिन अगर ऐसा फिर से होता है तो मुझे इस तारे से बुलाना, मैं तुरंत आ जाऊंगा, चाहे मैं हजारों मील दूर क्यों ना रहूं। अपने पापा की इस बात को सुनकर उसकी बेटी वहाँ पे भावुक हो जाती है और ब्लश करते हुए कहती है, क्या सचमुच आप मेरे पास आ जाओगे। यूनफेंग वहाँ पे उसको गोद में उठाकर जोर से गोदी में खिलाते हुए कहता है, हाँ मैं करूंगा, मैं तुम्हारा पापा हूँ, जो कहता हूँ मैं वही करता हूँ। आज इतने सालों बाद अपना हीरो यूनफेंग और ये लड़की और उसकी बेटी
बेटी दोनों आज बहुत ज्यादा खुश थे। हेलो गाइस, आप लोगों से बस दिल से एक ही रिक्वेस्ट है मेरी, आपको मेरा वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, और आप लोग मेरी मदद करना चाहते हैं तो मेंबरशिप लेना स्टार्ट कर दीजिए। यूनफेंग की बेटी वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहती है, पापा मुझे आप पे भरोसा है। और इसी तरह से यूनफेंग और उसकी बेटी आपस में बहुत प्यारा समय स्पेंड कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पे उसकी बेटी छींकती है। मतलब कि दोस्तों इतनी ऊंचाई पे उसको अब ठंड लग रही थी, जिसको देख के यूनफेंग कहता है, अब तो हमारे पास एक स्टार है, तो चलो वापस चलते हैं। जाते हुए वो अपने पापा से कहती है, मैंने आपको अभी तक नहीं बताया, मेरा नाम जुआन है। यूनफेंग भी कहता है, जुआन काफी अच्छा नाम है। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमको हु केजिन को दिखाया जाता है, जो अपने हीरो और उसके बेटी के आने का इंतजार कर रही थी। यूनफेंग जब उसके सामने आया था, वो और उसकी बेटी आपस में बात करते हुए खूब जोरों से हंस रहे थे, जिसको देखने के बाद में हु केजिन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और आखिरकार दोस्तों अब वो पल आ चुका है जब अपने हीरो यूनफेंग को आगे की तरफ बढ़ना था, और तभी वहाँ पर वो आखिरी पल में अपनी वाइफ से कहता है, बहुत देर हो चुकी है, अब तुम लोग को आराम करना चाहिए, मुझे भी कुछ सरकारी काम निपटाने हैं, इसीलिए जाना होगा। उसकी बेटी वहाँ से जाते हुए कहती है, पापा याद रखना दोबारा फिर आना है। यूनफेंग भी इतना पावरफुल होने के बाद में अपनी बेटी के साथ वैसा ही बच्चा बन चुका था। वहाँ पे वो अपनी लिटिल फिंगर आगे बढ़ाते हुए कहता है, हाँ पक्का, पिंकी प्रॉमिस। और ऐसा करने के साथ में उसकी बेटी भी अपने पापा के साथ वादा कर लेती है दोबारा मिलने का। साथ ही वहाँ पर वो अपने पापा से कहती है, और हाँ लेकिन आप दोनों को भी एक होना होगा। इस बात को सुनने के बाद तो अपने हीरो के पास जवाब ही नहीं था, सर खुजला रहा था खाली। लेकिन हु केजिन भी अपनी लिटिल फिंगर आगे करते हुए कहती है, चलो अब आ भी जाओ, हम लोग भी प्रॉमिस करते हैं साथ में। यूनफेंग बेचारा लड़कियों के बीच में फंस चुका था, वो वहाँ पे ब्लेस करते हुए हु केजिन से भी प्रॉमिस करता है, साथ ही हंसते हुए कहता है, क्या मुझे अब कुछ कहना चाहिए? हु केजिन वहाँ पे हंसते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल, ये तुम्हारा वादा है। अपना हीरो वहाँ पे ब्लश करते हुए उससे कहता है, मेरा वादा है, मैं बहुत जल्द तुमसे आकर मिलूंगा। हु केजिन भी वहाँ पर उसको छेड़ते हुए कहती है, क्या तुम अपने इस वादे को पूरा करोगे? और इसी के साथ लास्ट स्टेप पूरा करते हुए कहते हैं, 100 सालों के लिए। अपनी फैमिली से मिलने के बाद यूनफेंग बहुत ज्यादा खुश था, और इस बार वो दुखी होके नहीं बल्कि खुश होकर उनको बाय करके वहाँ से जा रहा था। उसको जाते हुए देखकर हु केजिन और उसकी बेटी जुआन बहुत ज्यादा खुश थे। आखिरकार वो लोग आज उससे मिल लिए। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें अपना हीरो दिखाया जाता है जो कि बड़ी स्पीड में आगे की तरफ बढ़ रहा था, और इस बार यूनफेंग वहाँ पर ब्लश करते हुए जोर जोर से हंस रहा था, क्योंकि उसको अपने जो उसकी बेटी के साथ बिताए थे पल उसकी याद आ रही थी। लेकिन तभी अचानक से कुछ वो फील करता है और जोर से चिल्लाते हुए कहता है, मेरे साथ में क्या गलत हो रहा है? मैं इस तरह से बेवकूफों के तरीके आसमान में उड़ते हुए बेकार में ही हंसता जा रहा हूँ। हे भगवान, मैं फिर से परेशान हो गया हूँ। लिंग यूनफेंग, सांस लो, गहरी गहरी सांस लो। और इस बार दोस्तों जब अपना हीरो सांस लेता है तो उसकी सांसों में दम इतना तगड़ा था, जिस समुंदर के ऊपर से वो जा रहा था उस समुंदर को अपनी सांसों के थ्रू अपने अंदर इनहेल करने लगा था, खींचने लगा था, और वहाँ पे उसकी पावर के कारण बवंडर बनने लगे थे समुंदर के। कुल मिला के दोस्तों यूनफेंग ने वहाँ पे अपनी टेक्निक का इस्तेमाल किया था, जिससे कि उसकी बॉडी फिर से रिफ्रेश हो जाती है, ताजगी से भर जाती है। और जैसे ही वहाँ पे वो अपनी सांसों को छोड़ता है, उसके मुंह की सांस में तो इतना दम था कि हमें दिखाया जाता है उस आसमान के ऊपर बवंडर सा आने लगा था, और साथ ही साथ बिजलियां कड़कड़ा के गिर रही थी नीचे। यहाँ पे हमें राइटर बताता है, एक नए फादर के रूप में लिंग यूनफेंग को गर्मजोशी का एहसास हुआ, और उसने एक नए एक्सपीरियंस की सिचुएशन को फील किया जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था, जिससे वो बहुत ज्यादा घबरा गया। ना चाहते हुए भी इससे एक नई डिवाइन टेक्निक बन गई, जिसका नाम कॉस्मिक ब्रेथ रखा गया, और वो इतनी ज्यादा पावरफुल थी, धरती के आसमान में चारों तरफ बवंडर और बिजलियां कड़कड़ा रही थी। यूनफेंग जब वहाँ पे ऐसा होते हुए देखता है तो हैरान होते हुए कहता है, मैं अभी बहुत ज्यादा घबराया हुआ हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं और मेरी 3 औरतें हैं, जिनसे मुझे प्यार होने की उम्मीद कभी नहीं थी। मैं मेंटली बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। मुझे अब क्या करना चाहिए? अरे हाँ, समझ गया मैं, मुझे वैन यूफेंग से जाकर बात करनी चाहिए। यूनफेंग हमें उसके बारे में बताता है। वो एक ऐसा रणनीति बनाने वाला इंसान है जो हेवन की इच्छा को हेवन से भी बेहतर जानते हैं। और इसी के साथ अपना हीरो यूनफेंग बड़ी स्पीड में अपने दोस्त से मिलने के लिए निकल जाता है, और हमको पता चलता है जो उसका दोस्त है वो बहुत ढेर सारी पहाड़ियों के बीच में रहता था। वहीं उन पहाड़ियों के बीच में उसका एक घर था,
जहाँ पर लिखा हुआ था चेस विला। अपना हीरो उसके घर के बाहर जाके खड़ा हो जाता है और आगे की तरफ बढ़ते हुए मन में कहता है बातचीत कैसे शुरू करूं। लेकिन तभी अचानक से युनफेंग को अंदर से कुछ आवाजें आना स्टार्ट हो गई थी, जिसको सुन के वहाँ पे वो शॉक्ड हो गया था। आगे के एपिसोड दोस्तों खूब लड़ाई झगड़े से भरे हुए हैं। ये तो अभी फैमिली संभाल रहा है अपना हीरो। सीरीज का मुझे मेन पार्ट सबसे अच्छा ये लगा, इसमें फाइट, एक्शन, ड्रामा, थ्रिलर सब चीज भरा हुआ है। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।